हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं, जहां हमने छायावाद तक के जो प्रश्न हैं वो सभी देख लिए थे पिछली क्लास में। आज हमें प्रगतिवाद के प्रश्नों से शुरुआत करनी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो अभी हम देखते हैं, जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उससे आगे हमने यहां तक देख लिया था कि ना जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृढ़ मौन, पंत की किस कविता की पंक्ति हैं। यहां तक हो गया था और इसके बाद जो हमें देखना था वो प्रगतिवाद के प्रश्न थे। तो प्रगतिवाद के प्रश्नों को देखने से पहले जो इसकी कुछ मूल बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, उन्हें हम बता देते हैं आपको। इससे जो प्रश्न है आगे के वो आपको समझने में आसानी होगी। एक बार प्रगतिवाद क्या है इसका आपका फिर से अभ्यास हो जाएगा। उसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, सबसे पहली बात कि छायावाद के बाद का जो समय रहा उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। जो छायावादोत्तर काल है उसमें प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद आदि आते हैं। तो वही 1936 एक सामान्य मत जो सभी विद्वानों का है कि 1936 से प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। वैसे अलग अलग मत हैं विद्वानों के, लेकिन एक सर्वमतता से यही माना जाता है कि प्रगतिवाद 1936 से शुरू होता है। और ये इसे आप कह सकते हैं कि सामाजिक चेतना को लेकर के जो प्रगतिवाद है उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि इसका मूल आधार मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो है। इसके अनुसार समाज में वर्ग संघर्ष है, दो वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। आप कह सकते हैं पूंजीवाद और समाजवाद। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो कुकुरमुत्ता कविता है उसमें भी मिलता है, क्योंकि जब कोई वाद आता है, अब आप कहेंगे कि वो तो कुकुरमुत्ता कविता तो निराला की है और निराला छायावाद के कवि हैं, तो जब भी कोई परिवर्तन आता है वो एकदम से नहीं आता है, धीरे धीरे परिवर्तन पहले से ही दिखाई देने लग जाता है। तो कुकुरमुत्ता में जो गुलाब है वो पूंजीपति का प्रतीक है। जब वो कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है, अबे सुन बे गुलाब, पाई जो तूने खुशबू रंगो आप। ये पंक्ति इसका बिल्कुल सटीक आप उदाहरण समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो शोषक वर्ग है उसकी आवाज उठाई गई है कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, कवियों द्वारा। तो जो भी प्रगतिवाद का काव्य है वो सामाजिक यथार्थ को लेकर के लिखा गया है। जब आप इसे धीरे धीरे और पढ़ेंगे तो चीजें आपको और स्पष्ट होंगी। मूल बात आप समझ गए होंगे कि ये मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है कि दो वर्ग होते हैं समाज में, एक शोषक और शोषित, अर्थात वर्गों का विभाजन जो मुख्यतः होता है वो धन के आधार पर होता है। जो पूंजीपति है वो अमीर वर्ग जिसके पास धन है, और जो शोषक है गरीब वर्ग उसके पास धन का अभाव है। तो जो शोषित है उसे कौन परेशान कर रहा है, कौन उसका शोषण कर रहा है? जो शोषक वर्ग है। तो इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है इसमें कौन पिस रहा है? जो
समाज है, समाजवाद, या आप कह सकते हैं जो शोषक वर्ग है, तो शोषक वर्ग का शोषित के जो उसे शोषित कर रहा है उसके प्रति उठाई गई आवाज, समाज की जो समस्याएं हैं, बिल्कुल यथार्थ समस्याएं जो समाज में दृष्टिगोचर होती हैं, उनको लेकर के लिखा गया ये काव्य है। इसमें कल्पना आपको नहीं मिलेगी, कल्पना का अभाव मिलेगा प्रगतिवाद के काव्य में। तो ये कुछ मूल बातें हैं, अभी हम और जानेंगे प्रगतिवाद के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं नागार्जुन जी की। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं रामविलास शर्मा, रांगे राघव और भवानी प्रसाद मिश्र। देखिए यहाँ पर भी जन कवि की बात की गई, यानी जनता की आवाज को उठाया गया है ना। वही बात है कि यहाँ पर कवि जो भी लिख रहा है वो समाज के यथार्थ से लेकर के जनता की जो परेशानियां हैं उनको लेकर के लिख रहा है। और नागार्जुन जी ने भी यही बात कही है कि मैं क्या हूं? जन कवि हूं। ध्यान रखिएगा, स्वयं को जन कवि किसने कहा है? नागार्जुन ने। यह कविता प्रगतिवाद के शलाका पुरुष कहे जाने वाले कवि नागार्जुन की है। हर वाद का एक शलाका पुरुष है। इसके पहले हमने देखा था छायावाद का शलाका पुरुष कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। इसी तरह से प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहे जाते हैं नागार्जुन। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि यात्री नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो नागार्जुन लिखते थे। किस भाषा में? संस्कृत और मैथिली में। नागार्जुन की जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियां। इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वे हैं रोटी रोटी हक की बातें, जो भी मुंह पर लाएगा कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट, अभी जो प्रगतिवाद के विषय में आपको बताया था, इन पंक्तियों से आप स्पष्ट समझ सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं वे है 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, प्यासी पथराई आंखें, युगधारा या तुमने कहा था। तो युग की गंगा नागार्जुन का नहीं है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य जितनी भी रचनाएं हैं वे नागार्जुन की हैं, जबकि युग की गंगा नागार्जुन का नहीं है, अपितु केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल भी प्रगतिवादी कवि हैं और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और बोले बोल अबोल इत्यादि। नागार्जुन की जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली व पुरानी जूतियों का कोरस। इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कि एक सी रचनाएं हैं युगधारा, ये किसकी है? ये है नागार्जुन की। और युग की गंगा वो है केदारनाथ अग्रवाल की। तो इसे आपको याद रखना है कि युग धारा जो है वो नागार्जुन की है, लेकिन युग की जो गंगा है वो कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि गंगा कहाँ है? केदार में, केदारनाथ के पास गंगा है। सिर्फ याद रखने के लिए आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि केदारनाथ के पास गंगा है और धारा, जिसमें धारा शब्द आएगा, वो नागार्जुन की कविता है, काव्य संग्रह है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद ने, अज्ञे ने, मुक्तिबोध ने या नागार्जुन ने? तो प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है मुक्तिबोध जी ने। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख साहित्यकार मुक्तिबोध ने किया है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे प्रगतिवादी काव्य कहा जा सकता है। यही चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि प्रगतिवाद साहित्य या प्रगतिवाद काव्य क्या है। तो जो शोषक वर्ग है उसको ध्यान में रख करके जो काव्य लिखा गया उसे प्रगतिवाद के अंतर्गत रखा जा सकता है।
तो सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और जो कृषक वर्ग है उसको दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया वो प्रगतिवाद काव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता था। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया था। ये मुक्तिबोध का लेख है प्रगतिवाद एक दृष्टि। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रगतिवाद एक दृष्टि, ये लेख किसका है, तो ध्यान रखिएगा ये लेख है मुक्तिबोध का। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन की, केदारनाथ अग्रवाल की, शमशेर की या त्रिलोचन की? तो ये त्रिलोचन शास्त्री जी की है। तुम्हें सौंपता हूं ये त्रिलोचन शास्त्री जी का कविता संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन इनका 2007 को गाजियाबाद में हुआ। ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी में प्रकाशित इनका कविता संग्रह है। इसके लिए इन्हें 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जीने की कला इनका कविता संग्रह, देश काल कहानी संग्रह ये इनकी अन्य रचनाएं हैं और इन्हें आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी में नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। जिस तरह से छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद पंत, निराला व महादेवी वर्मा, उसी तरह से प्रगतिशील त्रयी जो है उसमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल व त्रिलोचन शास्त्री बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल व त्रिलोचन शास्त्री, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि याद रखने का तरीका कि इसको ध्यान दीजिए कि प्रश्न ये है कि प्रगतिशील त्रयी में कौन से कवि आ रहे हैं। तो अब देखिए 3 नाम हैं इसमें और वो 3 महत्वपूर्ण नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन व त्रिलोचन। अब इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक हो गया पहला नाम जो है त्रयी में केदारनाथ, दूसरा है नागार्जुन और एक है त्रिलोचन, त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री का वैसे वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे कि ये प्रगतिशील त्रयी में यही 3 नाम आते हैं, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी प्रगति हुई तो आप केदारनाथ गए। ठीक, केदारनाथ बहुत लोग की इच्छा होती है कि हम केदारनाथ जाएं। तो मान लीजिए ऐसे हमने कहा कि हमारी प्रगति होगी तो हम कहाँ जाएंगे? केदारनाथ। प्रगति होने पर कहाँ जाना है? केदार। तो प्रगति शब्द से प्रगतिवाद आप याद रखेंगे और प्रगति होने पर हमें केदारनाथ जाना है। केदारनाथ में कौन है? जिनके पास नाग है और त्रिलोचन है। केदारनाथ में जो शिव हैं उनके पास नाग भी है और त्रिलोचन भी है, वे 3 नेत्र वाले हैं और नाग है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रगति होने पर केदार जाना है। केदारनाथ में जो केदारनाथ बाबा हैं उनके पास नाग है और वे त्रिलोचन है। इस तरह से आपको ये 3 नाम याद रहेंगे जैसे ही आप प्रगति शब्द को देखेंगे। तो इसे एक बार फिर देख लीजिए कि प्रगतिशील जो त्रयी है लेखकों की उसमें कौन कौन आता है? केदारनाथ, नागार्जुन व त्रिलोचन शास्त्री। संभव है आपको ऐसे याद रहे। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? पहला, आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र और यांत्रिक भौतिकवाद। तो यांत्रिक भौतिकवाद विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, अन्य विकल्प गलत हैं। आप सभी ने मार्क्सवाद पढ़ा होगा तो उसमें यांत्रिक भौतिकवाद जो है वो उसके पक्ष में नहीं है। अगला प्रश्न है कि बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? पहला है, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। दूसरा है, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। तीसरा है, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है।
और चौथा है इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। तो दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो इसमें जो दूसरा और तीसरा कथन है वो सही है इसमें, क्योंकि सही तथ्य पूछा गया है। प्रश्न था कि बादल को घिरते देखा है, कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। आशा करती हूं कि आप लोगों ने बादल को घिरते देखा है कविता को पढ़ा होगा। ये नागार्जुन की कविता है, उसके कुछ अंश मैं पढ़ रही हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। यहां से शुरुआत होती है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सबसे बड़ी बात तो इसमें प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन है। इसके पहले भी हम लोग बादल को घिरते देखा है कविता पर चर्चा कर चुके हैं और आपसे कहा था कि अवश्य इसे आप एक बार पढ़िएगा। तो उसके जो बीच की पंक्तियां हैं जिससे आपका ये प्रश्न हल होगा कि कहाँ गए धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब देखिए एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूं कि वो कुबेर कहाँ है, वो धनपति कुबेर कहाँ है, उनकी अलका कहाँ है, तो मुझे कहीं कुछ नहीं मिलता। और वे कह रहे हैं कि जाने दो वह कवि कल्पित था, वो कवि की कल्पना थी, लेकिन मैंने इस रूप में देखा है, उन्होंने जो वर्णन किया है वो कल्पना प्रसूत नहीं है। तो जो दूसरा कथन है कि नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वे खुद कह रहे हैं कि नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, यानी मैंने बादल को खुद देखा है और फिर उसका वर्णन किया है, मैंने कोई कल्पना नहीं की है। तो नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। चौथा वाला कि इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं, बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा जो तथ्य है वो सही है। अब तीसरा देखिए गलत कैसे है कि इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, ये गलत है, जबकि वो खुद कह रहे हैं ना कि जाने दो वह कवि कल्पित था, वो कवि की कल्पना थी। और पहला वाला कि नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, तो उन्हें पता ठिकाना नहीं मालूम था। जो पंक्तियां पढ़ी वो इसीलिए पढ़ी गई, वो कह रहे हैं खुद कि नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, मुझे उसका पता ठिकाना नहीं मालूम है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इन्हें आप तभी हल कर सकते हैं जब आप उसे विस्तार से विस्तृत रूप से समझेंगे। एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी प्रश्नों को हल करने में। इसलिए आपका जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है और उसमें जो भी कविता निबंध इत्यादि दिए गए हैं उसका मूल पाठ अवश्य पढ़िए। उससे क्या होगा कि प्रश्न किसी भी तरह से आए, कहीं से भी पूछा जाए, आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे सकेंगे। नहीं तो क्या होता है, स्थिति ये होती है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि नागार्जुन जी के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। तो किसकी कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी जाती है? नागार्जुन की कविता को, ना से नुक्कड़ और ना से नागार्जुन। और नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी किसने है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने दी है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं और इस कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। इनका जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इनका मूल नाम नागार्जुन का क्या है, वैद्यनाथ मिश्र।
इसके बाद अगला प्रश्न है नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र व अज्ञे। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, जो शिलाएं तोड़ते हैं, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह जो हैं वे हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली व प्यासी पथराई आंखें। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रानंदन पंत या केदारनाथ अग्रवाल? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की बहुत प्यारी सी कविता है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये कुछ उसकी प्रमुख पंक्तियां। केदारनाथ अग्रवाल की जो काव्य रचनाएं हैं वे युग की गंगा, अभी हम लोगों ने चर्चा की युग की गंगा और युग धारा, बिल्कुल मिलती जुलती सी रचनाएं हैं, बिल्कुल मिलते जुलते काव्य संग्रह। आप भ्रमित मत होइएगा। युग की गंगा, जिसमें गंगा शब्द आएगा, वो केदारनाथ अग्रवाल जी की है और जो युग धारा है वो नागार्जुन का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम, अपूर्वा, पुष्पदीप इत्यादि सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी व सीधे साधे चित्र। सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाएं हैं युगवाणी, वीणा, पल्लव, ग्रंथ, गुंजन व ग्राम्या। इसके बाद कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, हाशिए के बहाने, कविता के बहाने और इन दिनों। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों को पढ़ते हैं। पंक्ति है कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में है? तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र के संदर्भ में है। अन्य विकल्प है रावी और सतलुज, व्यास और चिनाब, गंगा और यमुना। ये जो पंक्तियां हैं ये प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन ने अपनी रचना हिमालय की बेटियां में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का अद्भुत मानवीकरण करते हुए प्रस्तुत की है। ये जब आप इनका निबंध पढ़ेंगे, ये इनका निबंध है, हिमालय की बेटियां नाम से नागार्जुन जी का निबंध है, जिसमें उन्होंने नदी का मानवीकरण किया है और बहुत सुंदर तरीके से किया है। तो उसी की ये पंक्ति है जिसमें ये बात कर रहे हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र की। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा कौन सी है? तो अभी जब हम प्रगतिवाद की शुरुआत कर रहे थे तब हमने देखा था कि मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की जो साहित्य परंपरा है वो प्रगतिवाद है, क्योंकि प्रगतिवाद का आधार ही आप कह सकते हैं मार्क्सवाद है, क्योंकि उसमें जो वर्ग संघर्ष है उसके आधार पर ये पूरा आधारित है। तो विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है नई कविता, प्रयोगवाद व छायावाद। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा प्रगतिवाद है। सन 1935 में पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था। इसके विषय में हम लोग अलग से देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार आएंगे और आपको समस्या ना हो इन्हें हल करने में। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रगतिवाद के संदर्भ में हम देखते हैं। सबसे पहली बात कि प्रगतिवाद का जो समय है वो सर्वमत जो रहता है वो 1936 से 1942 ईस्वी माना जाता है। सबसे पहले लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है और इस अधिवेशन के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि इस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन है? प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष तो मुंशी प्रेमचंद जी। इसकी स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में हुई। तो दो महत्वपूर्ण बातें, कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और पहला अधिवेशन। उसी के समय हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत होती है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य कि सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ, ये सोवियत लेखक संघ की कहां पर स्थापना हुई? रूस में। रूस में गोरकी के नेतृत्व में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई और यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। ध्यान रखिएगा, ये प्रगतिशील लेखक संघ जो है ये 1936 में स्थापित हुआ है, लेकिन जो रूस में स्थापित हुआ है सोवियत लेखक संघ, ये पूरे विश्व का पहला लेखक संगठन है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का पहला लेखक संगठन कौन सा है, तो सोवियत लेखक संघ, जो कि 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में स्थापित हुआ था। और जो प्रगतिशील लेखक संघ है वो 1936 ईस्वी में। और सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। अर्थात भारत में 1936 में हुई और भारत से पहले कहां पर हुई? तो वो हुई पेरिस में। भारत से पहले कहां हुई? पेरिस में हुई। किसकी पहल पर हुई? हेनरी बारबूस की पहल पर। सन 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा कि भारत से पहले प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? पेरिस में हुई, 1935 ईस्वी में हुई। अगर पूरे विश्व का पहला लेखक संघ पूछा जाए तो वो सोवियत लेखक संघ है, जो कि रूस में स्थापित हुआ। भारत में 1936 में सबसे पहले प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और जिसके अध्यक्ष हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस. सिन्हा, मोहम्मदीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। और प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य कहा है। किसे कहा है? युगवाणी को। ध्यान रखिएगा, बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत जो युगवाणी है उसे खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य कहा है। भारत की तरफ से प्रयास करने वाले मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष ये प्रमुख नाम हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, आपको और आसानी से समझ में आएंगे। ये कुछ मूलभूत बातें थी प्रगतिवाद के विषय में। तो अभी हम यही प्रश्न देख रहे थे कि मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी के प्रमुख साहित्य परंपरा प्रगतिवाद है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ये सारी बातें जो आपको भी बताई ये सारी इसमें आ जाएंगी, तो अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम है, अभी हमने देखा था। अन्य विकल्प है धूमिल, मुक्तिबोध व त्रिलोचन। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। गांव में इन्हें ठक्कन मिसिर नाम से बुलाते थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ठक्कन मिसिर के नाम से कौन जाना जाता था? तो नागार्जुन। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली और तालाब की मछलियां। तो युगधारा किसकी है? नागार्जुन। और युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। अब उपनाम देख लेते हैं। सुदामा पांडे, धूमिल, तो इनका धूमिल उपनाम है और सुदामा पांडे उनका वास्तविक नाम। गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि पूरा हम पढ़ते हैं, तो गजानन माधव वास्तविक नाम है, मुक्तिबोध उनका उपनाम है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, जिसमें वासुदेव सिंह उनका मूल नाम है और त्रिलोचन उनका उपनाम है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, उसमें कुछ पंक्ति दी गई हैं, उस पंक्ति को देखते हैं क्या है। पंक्ति है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। यह किस कवि की काव्य पंक्ति है?
तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है। विकल्प सी सही होगा कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव वापस घर आया। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, केदारनाथ अग्रवाल। यह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां हैं। उक्त पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी से उद्धृत है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह हे मेरी तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा आदि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। पहला है कि द्वंदात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है, तो ये तो सही है, क्योंकि द्वंदात्मक भौतिकवाद ही आप कह सकते हैं मूल है उसमें। अगला है मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणी है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि ये गलत है इसीलिए विकल्प बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला है क्रिस्टोफर कॉर्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो ये सही होगा। इसके बाद है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं, तो ये भी सही है। विकल्प बी सही नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही होगा क्योंकि उसमें असत्य कथन पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल क्या माना है। ये प्रश्न बहुत भ्रमित करने वाला है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल क्या माना है, सन 1936 ईस्वी, सन 1937 ईस्वी, सन 1938 ईस्वी या सन 1939 ईस्वी। तो जब आप डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो उन्होंने काल विभाजन किया है, उसमें आप देखेंगे कि जो छायावादोत्तर काल है उसको उन्होंने 1938 ईस्वी से माना है, उसका जो समय सीमा निर्धारित की है। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा, ये नहीं पूछा गया है कि उन्होंने उसकी समय सीमा क्या निर्धारित की है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि प्रगतिवाद का आरंभ काल उन्होंने क्या माना है। इसे एक बार उनकी पुस्तक में ही हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी से समझ आएगा और इसके अतिरिक्त हमेशा के लिए आपको वो चीज याद रहेगी। तो अभी जो हम सबसे पहले देखते हैं, इस पुस्तक को हटा करके हम लाते हैं डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे आप देखिए सबसे पहले कि ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी ने इस पुस्तक को लिखा नहीं था अपितु संपादित किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, तो ध्यान रखिएगा, ये इनके द्वारा संपादित पुस्तक है। अब देखिए इन्होंने जो काल विभाजन किया है, इस काल विभाजन में जो वो आधुनिक काल का काल विभाजन करते हैं, उसमें छायावाद काल के बाद वो छायावादोत्तर काल रखते हैं, जिसमें प्रगति और प्रयोग काल इस तरह से विभाजित किया है और 1938 से 1953 ईस्वी उसकी समय सीमा निर्धारित की है। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्रगतिवाद का आरंभ उन्होंने कब से माना है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई काल या कोई परिवर्तन लक्षित होता है तो वो एकदम से नहीं आता है, परिवर्तन धीरे धीरे आता है और वो पहले से ही दिखाई देने लग जाता है। तो अभी इन्हीं का कथन नगेंद्र जी का ही देखते हैं। ये देखिए प्रगतिवाद पर आते हैं, जो उन्होंने प्रगतिवाद के विषय में लिखा है पूरा विस्तार से। उसमें जो पहली पंक्ति है उसी में ये स्पष्ट कर देते हैं कि प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ। और यही पूछा गया है कि उन्होंने आरंभ कब से माना है, तो 1936 ईस्वी से। अब आपने इस पुस्तक में देख लिया है, तो आशा करती हूँ कि जीवन भर के लिए आपको याद रह जाएगा। जब हम मूल देख लेते हैं ना, तो चीजें हमें बहुत याद रह जाती हैं फिर, तो इसीलिए आपको दिखाया है।
कि इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समय सीमा नहीं पूछा है कि क्या निर्धारित की है, अपितु पूछा है कि प्रगतिवाद का आरंभ काल उन्होंने क्या माना है, तो सन 1936 ईस्वी माना है। इसके बाद प्रश्न है कि कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है, तो ये समस्या उठाई गई है उर्वशी में। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है आत्मजयी, संशय की एक रात और कनुप्रिया। दिनकर का जो उर्वशी काव्य है उसमें कामाध्यात्म की समस्या उठाई गई है। इसमें दो शब्द हैं कामाध्यात्म शब्द में, काम और अध्यात्म। जो पुरुरवा है और एक उर्वशी है, उर्वशी जो कि देवलोक की अप्सरा है और जो पुरुरवा है वो धरती पुत्र हैं। तो पुरुरवा के जो द्वंद्व, पुरुरवा का जो द्वंद्व है उसको चित्रित किया गया है और काम और अध्यात्म का जो द्वंद्व है उसे इसमें दिखाया गया है। कामाध्यात्म की समस्या रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी में उठाई गई है, जबकि आत्मजयी कुंवर नारायण के कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता की जो संशय की एक रात काव्य है वो राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का चित्रण है उसमें। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। और जो उर्वशी है, इसको एक चीज और ध्यान रखिएगा कि उर्वशी में 5 अंक हैं और इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो उनकी कृति उर्वशी पर। अगला प्रश्न है कि निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है। अब ये देखिए, ये भी एक पंक्ति उठा ली गई है कविता से और उसका तात्पर्य पूछा गया है। अब इसको आप तभी समझ सकते हैं जब आपने कविता पढ़ी हो। बादल को घिरते देखा है, वहीं से ली गई है ये पंक्तियां वहां से हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर क्या है, अपने से बेगाना हो जाना नहीं, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना नहीं, पगलाए फिरते रहना ये भी गलत है, अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। जिस प्रकार से जो मृग होता है ना, कस्तूरी मृग, हिरन जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उससे महक उठती है और उसे लगता है कि न जाने ये महक कहाँ से आ रही है और वो भटकता घूमता है उस महक को, उस सुगंध को ढूंढने में। उसी तरह से हम करते हैं कि सारी शक्ति हमारे भीतर मौजूद है, सारी प्रेरणा का स्रोत हम स्वयं है, सारी ऊर्जा हमारे अंदर है, लेकिन हम जगह जगह इधर उधर भटकते घूमते हैं कि हमें ईश्वर यहाँ मिल जाए या सफलता वहां मिल जाए। शुरुआत हम ही से होगी क्योंकि सब कुछ हमारे ही भीतर है। तो अपनी अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ की जो भटकन होती है वहां यहाँ पर उसे दिखाया गया है, यहाँ पर वैसा ही तात्पर्य है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। ये नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा से ली गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है। रांगे राघव का, नागार्जुन का, सुमन का या केदारनाथ अग्रवाल का। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का कविता संग्रह है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का है और इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। शुरुआती दिनों में ये बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके जो अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं वे हैं युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, अपूर्वा तथा जो शिलाएं तोड़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। बलदेव प्रसाद मिश्र, बैजू मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र या नामदेव मिश्र। तो इसे तो अभी हम इतने बार पढ़ चुके हैं कि आपको रट गया होगा कि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। हिंदी में वो जो कुछ लिखते थे वो नागार्जुन नाम से लिखते थे और मैथिली में जो कुछ लिखते थे वो यात्री नाम से लिखते थे। इसके अतिरिक्त इन्हें गाँव में क्या संबोधित किया जाता था, ठक्कन मिसिर।
इन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भा, अपने खेत में आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है। शिव मंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, सही है। अगला है प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, तो बिल्कुल है, इसी पर आधारित ही है। पूंजीवाद और जो पूंजीपति हैं उनके खिलाफ आवाज को मूल में लेकर के ही पूरे काव्य का आधार जिसे आप कह सकते हैं कविता लिखी गई है। अगला है वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही होगा। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है, तो ये सही है। अब अगला प्रश्न है जिसमें स्थापना और तर्क दिया गया है। इस तरह के प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में और नेट की परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। ये देखिए राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है, आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, तो ऐसा तो नहीं था, वो आंदोलन नहीं था, तो ये गलत होगा। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था, तो इसे सही कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तव में साम्यवादी विचारधारा और नए संदर्भ में एक नए मानव या नए हीरो की कल्पना की गई थी, तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा कि ए गलत और आर सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, यह स्थापना सही नहीं है, क्योंकि प्रगतिवाद सन 1936 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक समाजवादी यथार्थवाद, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, सांप्रदायिकता का विरोध, राष्ट्रीयता आदि भावनाओं विशेषताओं को लेकर चलने वाला साहित्यिक आंदोलन था। तर्क आर कि वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था, तो ये प्रगतिवाद के संदर्भ में ये सही है। ये देखिए, इसको भी हम देख चुके हैं कि 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर की संस्था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था के आधार पर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भारत में सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार और रचना की दृष्टि से गलत है। तो नागार्जुन युगधारा बिल्कुल सही है। वीणा शिवमंगल सिंह सुमन की नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत की कृति है। उसको हमने इसका सन इस तरह से याद किया था कि 1927 ईस्वी है। वीणा में 7 स्वर रहते हैं, तो 7 अंतिम में आ रहा है, और इस तरह से हम 27 याद रखेंगे। त्रिलोचन जी की रचना धरती है, बिल्कुल सही है। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा, ये भी सही है। वीणा सुमित्रानंदन पंत का है, शिवमंगल सिंह सुमन जी का नहीं है, इसलिए विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है। शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता, कल्पना प्रवणता या श्रम में सौंदर्य। तो अभी जब हमने प्रगतिवाद की शुरुआत की थी, जहां से क्लास आरंभ हुई थी और प्रगतिवाद के विषय में हमने देखा था, तभी आपको बताया था कि इसमें कल्पना का भाव पाया जाएगा। प्रगतिवाद का जो साहित्य है, प्रगतिवाद का जो काव्य है, उसमें कल्पना नहीं मिलेगी, तो कल्पना प्रवणता इसकी विशेषता नहीं हो सकती। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। शोषण का विरोध हुआ है, व्यंग भी है, श्रम में सौंदर्य भी है, लेकिन कल्पना प्रवणता नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है नई कविता। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के बाद नई कविता। अन्य विकल्प है प्राचीन काव्य, अकवितावाद, तार सप्तक। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा जाता है, और नई कविता नाम अज्ञे के द्वारा प्रदत्त है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें एक कविता की कुछ पंक्ति दी गई है। पंक्ति है कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। इस किसकी रचना है। ये सुदामा पांडे धूमिल जी की कविता है मोचीराम, उससे ली गई है।
बिल्कुल आरंभिक पंक्ति है कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला कि बाबूजी, सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, धूमिल। इनके जो कविता संग्रह हैं वो 3 कविता संग्रह हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, इतिहास बोध, यथार्थ चेतना व एकेश्वरवाद। तो व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद ये प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। यथार्थ चेतना और इतिहास बोध ये दोनों ही हैं। विकल्प ए सही होगा, उसमें ए और पहला और चौथा दिया गया है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियां शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्यांत प्रगतिवादी नहीं रहा? नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल या नरेंद्र शर्मा। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, नरेंद्र शर्मा आदि से अंत तक, आद्यांत अर्थात आदि से अंत तक जो प्रगतिवादी नहीं रहे वे नगेंद्र शर्मा जी हैं। विकल्प डी सही होगा। इसके बाद है प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, तो ये सही है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, ये भी सही है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, तो ये गलत है। प्रगतिवाद में कहीं भी आपको धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर नहीं मिलेगा। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, ये सही है। प्रगतिवादी जो काव्य है उसके विषय में धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, यह कथन गलत है। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, ये सभी कथन प्रगतिवाद के विषय में सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? सीता पर खंड काव्य किसने लिखा है? नागार्जुन जी ने लिखा है। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से खंड काव्य लिखा है। नागार्जुन की जो अन्य कृतियां हैं वे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई, आंखें आदि। शमशेर बहादुर सिंह के चर्चित काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, सुकून की तलाश आदि। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा आदि कृतियां केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। वहीं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन आदि कृतियां शिव मंगल सिंह सुमन जी की हैं। धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन आदि कृतियां त्रिलोचन की हैं। अब जो अगला प्रश्न है उसमें स्थापना और तर्क दिया गया है। पहली जो स्थापना दी गई है वो है कि प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी। सही है, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था, ये भी सही है। तो विकल्प ए सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं। ये जो स्थापना और तर्क वाले प्रश्न आते हैं इन्हें आप तभी हल कर सकते हैं जब चीजों को आपने समझा होगा। अगर आप प्रगतिवाद को समझ रहे हैं तभी आप इस स्थापना और तर्क वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आप कुछ भी पढ़ें उसे समझ कर पढ़ें, रटने की आवश्यकता नहीं है। जब आप चीजों को समझेंगे तभी आप इस तरह के प्रश्न हल कर सकते हैं, और वैसे भी समझकर ही पढ़ना चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको भविष्य में समझाना है बच्चों को। इसलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चरित्र को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में स्त्री जीवन चित्रण को, यानी प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, तो प्रयोगवाद में किसे दी गई है? ये पूछ रहा है कि स्त्री जीवन चित्रण को, उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को या दलित जीवन चित्रण को। तो प्रयोगवाद में मध्य वर्ग की बात की गई है, मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को उठाया गया है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। और जो प्रगतिवाद था उसमें निम्न वर्ग की बात की गई थी और प्रयोगवाद में मध्यम वर्ग की। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो
सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया। आपको बताया था कि उसमें सामाजिक जो यथार्थ है उसे मूल रूप से उठाया गया और द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है वो उसकी प्रेरणा रहा। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तीसरा, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, तो ये गलत है। किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो, ये भी गलत है। ए और बी ये दोनों ही सही होंगे। दिए गए वाक्यों में प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया और प्रगतिवादी साहित्य मूलतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया। दोनों बातें ही सही हैं, अभी हमने समझा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, या फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। दी गई रचनाओं में फूल नहीं रंग बोलते हैं नागार्जुन की नहीं बल्कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अन्य विवरण, नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली और पुरानी जूतियों का कोरस। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम और मार प्यार की थापें इत्यादि। तो अभी हम प्रश्न संख्या 700 तक रखते हैं। हमने आज 700 प्रश्न पूरे कर लिए आधुनिक काल के। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे और विस्तार से समझेंगे भी। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।